तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सी प्लस प्लस के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स। एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन लोगों के लिए जो आगे अपना जो फ्यूचर है वो कंप्यूटर साइंस फील्ड में बनाना चाहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्या होते हैं कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर क्या है? देखिए, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है। ठीक है, एक ऐसा मेंबर फंक्शन जिसका नाम सेम होता है क्लास के। ओके, वो अभी यूज़ किस लिए होता है? कंस्ट्रक्टर यूज़ किस लिए होता है? कंस्ट्रक्टर यूज़ इसलिए होता है कि क्लासेस के कुछ ऑब्जेक्ट बनते हैं। अब जैसे देखिए, एग्जांपल में देखिए, ये स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर क्लास है। अब इस क्लास की एक साइड है। अब जब तक इस साइड की अब रियल वर्ल्ड में सोचिए, जब तक इस साइड की कोई वैल्यू नहीं होगी तब तक अगर हम कोई स्क्वायर ड्रॉ करने जाते तो ड्रॉ नहीं होगा। तो अगर कोई क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनता है, एक स्क्वायर S1, तो उस स्क्वायर की जब तक कोई वैल्यू नहीं होगी तब तक उसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। ऑब्जेक्ट हैज़ नो यूज़। सो कंस्ट्रक्टर का जो यूज़ होता है वो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए होता है। अब इसे कंस्ट्रक्टर इसलिए बोलते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि डेफिनेशन भी है कि ये कंस्ट्रक्ट करता है वैल्यूज़ को, किसकी? डेटा मेंबर्स की। डेटा मेंबर्स मतलब यहाँ पे जैसे साइड एक डेटा मेंबर है, इस क्लास का जो डेटा मेंबर है वो साइड है। मेंबर फंक्शन स्क्वायर होता है, ठीक है। तो डेटा मेंबर की वैल्यू को कंस्ट्रक्ट करता है किसी भी क्लास में। अब कैसे हम किसी भी कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करते हैं, फिगर में दिया गया है। यहाँ पे हमने स्क्वायर के कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करा है, सेम नाम है इस कंस्ट्रक्टर का क्लास के जैसे, और इसके अंदर हमने साइड को इनिशियलाइज करा हुआ है। ठीक है, तो चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर तीन तरह के होते हैं: डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब चलिए एक एक करके इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। पहला है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जिसका कोई पैरामीटर नहीं होता। अभी जो हमने पीछे लास्ट में देखा था, ये वाला एग्जांपल देखा था, इसका कोई पैरामीटर नहीं होता। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर नहीं होता और इसे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। वो तो हर ही कंस्ट्रक्टर को किया जाता है। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसका कोई पैरामीटर नहीं होता। यानी पीछे देखते हैं, ये तो इमेज छोटी है, यानी ये जो ब्रैकेट है, यहाँ पे ब्रैकेट ये इस ब्रैकेट के अंदर अगर हम कोई आर्गुमेंट पास करते हैं, आर्गुमेंट पास कैसे करते हैं? इस ब्रैकेट के अंदर अगर मैं लिख दूँ इंट x, तो ये x वैल्यू इसमें पास हो जाएगी। ओके, तो अगर हम इस ब्रैकेट के अंदर ऐसे वैल्यू पास करते हैं तो इसे आर्गुमेंट पास करना बोलते हैं, या फिर ये बोलते हैं कि इस कंस्ट्रक्टर का एक पैरामीटर है, इस फंक्शन का एक पैरामीटर है। अब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कोई पैरामीटर नहीं होता। वैल्यू को ऑब्जेक्ट में पास किए हुए आप ऑब्जेक्ट को वैल्यू असाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इंट साइड है, एक वेरिएबल है ऑब्जेक्ट का। अब हमने यहाँ पे कोई कॉलिंग में वैल्यू पास नहीं करी, ओके, बट फिर भी यहाँ पर साइड 10 होने की वजह से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो अपने आप पे 10 वैल्यू से असाइन हो जाएगी। ठीक है। सेकंड, दूसरी बात यह है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो C++ भी प्रोवाइड करता है। जब कोई कंस्ट्रक्टर क्लास में नहीं प्रोवाइड किया जाता तब C++ खुद से मेंबर्स को इनिशियलाइज करता है नल, क्योंकि कोई एज सच वैल्यू तो वो दे नहीं सकता, तो नल वैल्यू से इनिशियलाइज करेगा। यानी कहने का मतलब कि अपना खुद का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है। किसी भी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट होता है, ओके, बिना किसी पैरामीटर के, तो उसे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। और वो उन वैल्यूज़ को डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के लिए इनिशियलाइज करता है। जैसे यहाँ पर 10 दी हुई है, तो जब भी हम इसे कॉल करेंगे स्क्वायर के ऑब्जेक्ट को, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर उस ऑब्जेक्ट की साइड की वैल्यू अपने आप 10 हो जाएगी। कॉल करने का ये तरीका है, इस तरह से कॉल करते हैं।
क्लास का नाम लिखेंगे और ऑब्जेक्ट का नाम। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकती है, S1 S2 XYZ WX कुछ भी। ओके, आगे है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब अभी तक तो हमने देखा कि हम वैल्यूज इनिशियलाइज नहीं कर रहे, लेकिन आगे कुछ ऐसी धीरे धीरे बढ़ने प्रॉब्लम्स आई जिसमें हमें ज़रूरत महसूस हुई कि हम वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करें डेटा एलिमेंट्स की। ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स से। ठीक है, क्योंकि अब हर एक जो स्क्वायर है वो 10 सेंटीमीटर की साइड का तो होगा नहीं, 20 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। ठीक है, तो अब इसलिए हमें पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ी। अब C++ हमारा ये जो ऊपर वाला ऑब्जेक्टिव है, ये आर्ग्यूमेंट्स पास करके किसी भी कंस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट पास करके हम अचीव कर सकते हैं। और ऐसे जो कंस्ट्रक्टर है उसे बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर दैट टेक्स आर्गुमेंट आर कॉल्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इस तरह से हम डिक्लेयर करते हैं, वही कंस्ट्रक्टर तो क्लास की जरिए सेम नाम होगा, इंटैक्स करके हमने इसके अंदर पैरामीटर पास कर दिया। कॉल ऐसे करेंगे, एक्शन के अंदर 10 कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, 6 4 5 10 20 कुछ भी। अब नेक्स्ट है कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स का रेफरेंस पास करते हैं। ओके, रेफरेंस मतलब यानी कि उसके एड्रेस का रेफरेंस, वैल्यू नहीं जाती, एड्रेस का रेफरेंस जाता है। ओके, एज एन आर्गूमेंट इन द कंस्ट्रक्टर। तो इससे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ होता है। एग्जांपल देखते हैं, ये स्क्वायर। अब ये हमने क्या करा, सबसे पहले एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करा, उसकी वैल्यू वो क्रिएट हो गया। अब हमने उसकी कॉपी बनाने के लिए इस तरह से, जैसे हम किसी वेरिएबल को जैसे हम इनिशियलाइज करते हैं किसी वैल्यू से, तो ऑब्जेक्ट 1 के पास सब एक वैल्यू है 10 साइड की, तो ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 के अंदर कॉपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉपी हो जाएगा। कैसे? जैसे ही हम स्टेटमेंट लिखेंगे तो ये स्टेटमेंट इस फंक्शन को कॉल करेगी, ये स्टेटमेंट इस फंक्शन को कॉल करेगी और यहाँ पर आर्गुमेंट पास होगा उसका रेफरेंस ऑब्जेक्ट 1 का, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट 2 का जो है कंस्ट्रक्टर की वैल्यू क्रिएट हो जाएगी। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर इन क्लास। अब ऐसा भी होता है कि एक क्लास में अलग अलग तरह के कंस्ट्रक्टर हों। ओके, अलग अलग नीड के हिसाब से हम अलग अलग कंस्ट्रक्टर को कॉल करें। तो ये एक फाइनल कंक्लूज़न है जो अभी तक हमने पढ़ा। ये हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ये हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर, और ये वर्ड डिस्प्ले एक मेंबर फंक्शन है। जैसे एक मेंबर वैल्यू है वैसे एक मेंबर फंक्शन है। अब कॉल करने के तरीके देख लीजिए, पैरामीटराइज कैसे कॉल करते हैं, कॉपी को ऐसे कॉल करते हैं, डिफ़ॉल्ट को ऐसे कॉल करते हैं। और अब इनकी कॉल करने से बन गया, ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा? हम इसकी कोई फंक्शन बना दें और उसके अंदर साइड की वैल्यू डिस्प्ले करा दें। सिंपली भी तो ये कर सकते हैं। ओके, तो चलो आगे चलते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं डिस्ट्रक्टर के बारे में। अब देखिए, जैसे कि हमने बढ़ कंस्ट्रक्टर क्या करता है, कंस्ट्रक्टर हमारे ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्रिएट करता है, इनिशियलाइज करता है। ओके, डिस्ट्रक्टर उसी तरह से हमारे ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है, उसकी जो भी वैल्यूज़ होती हैं ऑब्जेक्ट की, जो भी उससे असाइंड होती हैं वो भी डिस्ट्रॉय करता है, वेरिएबल को भी डिस्ट्रॉय करता है। डिस्ट्रक्टर पूरी तरह से एक ऑब्जेक्ट का जो अस्तित्व है वो ख़त्म कर देता है। ठीक है, मतलब डिस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद ये होता है कि वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। आप उसे डिस्ट्रक्टर की लाइन के कॉल होने के बाद अगर उसे एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। ओके, तो अभी चलिए देखते हैं डिस्ट्रक्टर के बारे में। डिस्ट्रक्टर का जो यूज़ होता है वो ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है जो कि कंस्ट्रक्टर ने क्रिएट करी है, यानी ये उन्हीं ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करेगा जो कंस्ट्रक्टर ने क्रिएट करी है। डिस्ट्रक्टर क्या करता है? ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी डिस्ट्रॉय कर देता है। डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर सेम तरह से डिक्लेयर होता है, उन दोनों का नाम क्लास की तरह ही, क्लास के नाम के जैसा ही होता है। डिफरेंस होता है एक टिल्ट साइन का, डिस्ट्रक्टर के आगे टिल्ट साइन होता है, ऐसे करके डिस्ट्रक्टर कॉल किया जाता है ऑब्जेक्ट नॉट स्क्वायर। अब सवाल उठता है कि डिस्ट्रक्टर को क्या हम इसी तरह से कॉल कर सकते हैं? जी नहीं, डिस्ट्रक्टर को कॉल करने के दो तरीके हैं, एक इम्प्लिसिट मेथड, एक एक्सप्लिसिट मेथड।
जो एक्सप्लिसिट मेथड होता है वो मेथड ऑटोमेटिक होता है। इस कहने का मतलब, जैसे ही हमारा प्रोग्राम बंद हुआ या फिर किसी ऑब्जेक्ट का स्कोप ख़त्म हुआ, तुरंत डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कंपाइलर कॉल कर देता है। अगर हमें एक्सप्लिसिटली खुद से उसे कॉल करना है डिस्ट्रक्टर को, तो हम ये तरीका यूज़ कर सकते हैं। ओके, चलो आगे चलते हैं। एक मिनट, वही बात, ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब क्लास का स्कोप एंड हो जाता है, और तुम इसे एक्सेसिवली कॉल कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रॉयर। अब कैरेक्टरिस्टिक ये है, ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है, ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म होता है, इन्हें इनिशिएट नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, आपका एक क्लास का एक डिस्ट्रक्टर होगा, जैसे कंस्ट्रक्टर 3 होते हैं, डिस्ट्रक्टर 3 नहीं हो सकते, एक ही डिस्ट्रक्टर होगा वन एंड ओनली वन, क्योंकि फाइनली हमें ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय तो करना है। अब अलग अलग तरीके थोड़ी निकालेंगे डिस्ट्रॉय करने का ऑब्जेक्ट को। डिस्ट्रक्टर को ओवरलोड नहीं कर सकते। कहने का मतलब, जैसे कंस्ट्रक्टर था सेम नाम के 3 कंस्ट्रक्टर, ओके, वो तो होंगे क्योंकि सेम एज अ क्लास का नाम है। तो जैसे फंक्शन की ओवरलोडिंग होती थी, जैसे कंस्ट्रक्टर की भी उसी से ओवरलोडिंग होती है, उसे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। लेकिन जब डिस्ट्रक्टर एक से ज़्यादा हम बना ही नहीं सकते, तो डिस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग की बात ही नहीं होती। तो जो डिस्ट्रक्टर को कोई भी आर्गुमेंट प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि खाली वैल्यू डिस्ट्रॉय करनी है, और ये कोई वैल्यू रिटर्न भी नहीं करता। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी स्टूडेंट्स।